हेलो ऑल यू। आज हम देखेंगे अपना फंडामेंटल राइट का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा स्टार्ट होता है। 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 41 क्वेश्चन से देखेंगे मैंडेमस के ऊपर। बट इससे पहले आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। आप क्या करते हो, आप वीडियो को देखते भी हो बट आप लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक करो। आप लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हम ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, ये आपको कैसी लग रही है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके फीडबैक पे ही डिपेंड होता है। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। लाइक करने से एक और भी बेनिफिट होता है कि जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, यूट्यूब उतने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड करेगा। इससे क्या होगा, बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंडेमस कैन बी इशूड अगेन। हमने आई थिंक लास्ट चैप्टर में हमारा लास्ट क्वेश्चन बेस था हैबियस कॉर्पस के ऊपर। आर्टिकल हमने देखा था कि आर्टिकल 32 जो है वो हमारा डील करता है रिट से, और हमने फर्स्ट पढ़ा था हैबियस कॉर्पस रिट्स में। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है मैंडेमस पे। हमने ये भी देखा था कि हैबियस कॉर्पस है वो इशू की जा सकती है अगेंस्ट द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी। बट मैंडेमस का सबसे पहले आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए कि मैंडेमस का मीनिंग क्या होता है। मैंडेमस का लिटरली मीनिंग क्या होता है, वी कमांड। वी कमांड। और ये इसमें ये पूछा गया कि किसके अगेंस्ट हम इशू करेंगे, किसके अगेंस्ट ये हम एक्शन ले सकते हैं अंडर द मैंडेमस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। सेकंड है व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी। सी है हमारा अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, आपको अगर पता है कि मैंडेमस जो है वो हम ओनली किसके अगेंस्ट इशू करते हैं, पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट हम मैंडेमस को इशू करते हैं। बट हैबियस कॉर्पस में क्या है, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों आ जाता है। सो हमारा पब्लिक अथॉरिटी क्या होगी जिससे हम आंसर मांग सकते हैं, प्रेसिडेंट। नो, प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, सो प्रेसिडेंट भी नहीं होगा। डिस्क्रिशनरी पावर ये तो हमारा आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा, प्राइवेट भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी और एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सरसेरी रिट्स। अब देखो सबसे पहला आपका क्वेश्चन का क्या आना चाहिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आप जब देख रहे हो करेक्ट करना है या नॉट करेक्ट करना है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ना हमें आते आते गलत हो जाते हैं, बिकॉज हम इसको ना अंडरलाइन नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते, हम फटाफट पढ़ देते हैं। नोट हम कब पढ़ गए हमें खुद नहीं बताता, बट हम आंसर टिक करते टाइम हमने फर्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ा, हमें लगा कि वो सही है, तो हम फटाफट टिक करके क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट जब हमारा एग्जाम होता है खत्म, फिर हमें पता चलता है कि ये तो नॉट ट्रू बताना था। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पहले ही ये हाईलाइट कर देना है। अब देखो नॉट ट्रू बताना है रिगार्डिंग सरसेरी रीड। अब सरसेरी रीड जो होती है, ये क्या होता है, इसका लिटररी मीनिंग आपको तो सबके पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आई थिंक हमने लास्ट क्वेश्चन किया भी था इसमें। इसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है, इसका लिटरेरी मीनिंग होगा टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ये किसी को इन्फॉर्म करना मतलब। ठीक है, तो अब देखो सरसेरी रिट्स में हमें नॉट ट्रू बतानी थी। फर्स्ट दी हुई है हमें, इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। नेक्स्ट, इट इज इशूड ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। थर्ड है हमारी, सरसेरी कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, फोर्थ हमें दी गई है, सरसेरी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बॉडी। अब देखो नॉट अवेलेबल, ये तो हमारी करेक्ट है, सरसेरी जो है वो अवेलेबल नहीं होती लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, प्राइवेट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, ये भी हमारी करेक्ट है। सी जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है, इसे हम देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं, इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। तो ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है, ये भी हमारी करेक्ट है। सेकंड जो है, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन।
अब देखो कोई एक्सेस जुरिस्डिक्शन हो रहा है या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है या फिर एरर है लॉ में, तो तब ये इशू की जाती है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब हमारी आंसर देखो आपको पता चल गया, आंसर हमारा है सी। क्यों है? सरसेरी कैन ओनली बी इशू, इसमें लिखा गया है कि सरसेरी जो है ओनली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट हम इशू कर सकते हैं। बट पहले ये था कि हमारी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट ही ये इशू की जाती थी। बट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जिसमें कहा गया कि सरसेरी जो रिट है ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए भी इशू कर सकते हैं। कैन इशू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। सो हमारी सी जो है वो हो जाएगी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन में हमें बताना है नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्यू वरेंटो। अब देखो क्यू वरेंटो क्या है, सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, क्यू वरेंटो अब क्या है? क्यू वरेंटो जो है ना, ये इशू की जाती है मिनिस्ट्रियल ऑफिस। ये हम किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं? मिनिस्ट्रियल ऑफिस के। बट जो हमारे जो होते हैं प्राइवेट ऑफिस, इनके अगेंस्ट हम इशू नहीं कर सकते। तो आपको ये स्टेटमेंट भी यही दी हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और क्यू वरेंटो जो हमारी रिट है, फिफ्थ रिट हमारी आती है क्यू वरेंटो। इसका मतलब क्या होता है, लिटरल सेंस क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय वारंट। इसका मीनिंग भी याद रखोगे, बाय व्हाट अथॉरिटी मीनिंग क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय वारंट, किसी से पूछना, वारंट देना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के अंडर जो हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्म फोर्सेस जो है हमारी, उनके फंडामेंटल राइट को कौन से आर्टिकल के अंडर रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब देखो हम, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, बट हमारे जो फंडामेंटल राइट है, देखो हम अपने फंडामेंटल राइट पूरे इंजॉय करते हैं, बस जो हमारे आर्म पर्सनल्स हैं उनके क्या है फंडामेंटल राइट ना, हमने रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। और क्यों रिस्ट्रिक्ट किए गए? बिकॉज ऑफ हमारा देखो कंट्री है, कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए या सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ना, हमने जो हमारे आर्म फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर रिस्ट्रिक्ट किया गया है हमें? मतलब हमने नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है। ठीक है, तो आपने हमने नहीं सोचना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया है आर्म फोर्सेस के? तो दैट इज आर्टिकल 33। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ मार्शल लॉ। अब देखो जब हमारा मार्शल लॉ लग जाता है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, उसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल है ये हमारा 34। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन दी प्रव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ये देखो, ये जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये आपका आया हुआ है यूपीपीसीएस 2017 में। तो अब देखो इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रिव्यू ऑफ आर्टिकल 21। तो कौन सा है? मेडिकल एड, sexual harassment of women in the workplace, pollution of the quality of water, ये कैपिटल पनिशमेंट। तो क्या होगा हमारा आंसर? अब देखो, मेडिकल एड प्रोवाइड करनी चाहिए टू इंजर्ड, ये भी है हमारा, ये हमारे फंडामेंटल राइट है। सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी के साथ हो रहा है वर्क प्लेस पे, उसे भी हमें प्रिवेंट करना है, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट हमें लाइक
क्वालिटी जो है हमारा जो ड्रिंकेबल वाटर है, वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट हम अपने आप को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम द डिसीज। सो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। बट कैपिटल पनिशमेंट, आपको लगता है कैपिटल पनिशमेंट फंडामेंटल राइट होगा? नहीं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है कि सेक्शन 194 जो है इंडियन पेनल कोड का डील करता है with giving or fabricating false evidences with the intent to procure a conviction of offense punishable by death, imprisonment for life। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following writ can be issued by a high court to secure the liberty of the individual? अब देखो हमने हमने सारी एक बारी रिट्स पढ़ चुके हैं, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। अब इनका एक बारी मीनिंग चलो रिवाइज कर लेते हैं। habeas corpus का मतलब क्या होता है? टू हैव अ बॉडी। एंड सेकंड हमारी आती है mandamus। mandamus क्या है? वीक कमांड। यस। एंड थर्ड सी, प्रोहिबिशन का क्या हो जाता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी चीज को प्रोहिबिट करना। हम कहते हैं ना प्रोहिबिट को प्रोहिबिशन से याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे साथ है सर्सरी। सर्सरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। फिफ्थ हमारा आ जाता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? बाय वारंट। बाय वारंट और एक हमने और किया था बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इशू कर सकता है टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इन अब देखो इंडिविजुअल किसमें आएगा? प्राइवेट इंडिविजुअल में। तो प्राइवेट के अगेंस्ट हमारी कौन सी आती है? हैबियस कॉर्पस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटेड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट टू द फॉरेनर्स ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें क्या है हमारा, बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, रिलीजियस राइट्स है हमारे पास, कोर्ट में जाने के लिए राइट है। ठीक है, तो ये कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो अब इनमें से देखो जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स में कुछ हमारे लिए अवेलेबल है जो हम इंडिया के सिटीजन है, बट कुछ राइट हमारे ऐसे हैं जो हमारे क्या है, नॉट ओनली इंडियन पर्सन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, बट वो फॉरनर्स पे भी अप्लाई होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में वही बताना है कि कौन से राइट ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। अब इसमें देखो आप कैसे याद रख सकते हो, जो हमारे देखो ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, कुछ ऐसे राइट है 5-6 जो ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। तो वो है हमारे, फर्स्ट हमारा है आर्टिकल 14, सॉरी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमें? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और आर्टिकल 16 क्या है? अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 19। फिर हमारा याद रखोगे 19 के बाद डायरेक्टली आपने आ जाना है 10 के गैप पे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल हमारा है 30। तो ये हमारे 5 ऐसे राइट्स हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है वो इंडियन सिटीजन को तो अवेलेबल है ही, बट जो हमारे फॉरेन सिटीजन आएंगे इंडिया में उन पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इनमें से देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किस में आता है? आर्टिकल 14 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो आर्टिकल 21। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन किसमें आता है? आर्टिकल 29 या 25। अब आप बताओगे आर्टिकल फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन किसमें आता है? ये हमारा आता है आर्टिकल 25 में। ठीक है, तो अब आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आर्टिकल कौन सा ऐसा है जो ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, दैट इज आर्टिकल 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है, इसमें आपको असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्या करना होता है? देखो असर्शन पढ़ रहे हो, रीजन पढ़ रहे हो,
उसके बाद अगर आपको करेक्ट नॉट करेक्ट का फाइंड आउट करना है सॉरी, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी होती है ना, इसको बिकॉज से कनेक्ट कर दो, बिकॉज से करके आप फिर देखो कि ये करेक्ट लग रहा है हमें इसका एक्सप्लेनेशन या नहीं लग रहा, फिर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट हमारी, डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द वेरी सोल ऑफ इट। और सेकंड स्टेटमेंट हमें दी गई है, आर्टिकल 32 प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको बिकॉज से कनेक्ट करें, अब हमें पता चल गया कि आर्टिकल फर्स्ट असर्शन जो है वो करेक्ट है। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, आर्टिकल 32 को एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट 32 क्यों क्या है आर्टिकल, हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो चलो मैं बता ही देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे आर्टिकल 32, और जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, तो वो हम जाते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6। आर्टिकल 2 to 6 हमारा हाई कोर्ट में जाएंगे, और आर्टिकल 32 के अंदर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो अब इसको बिकॉज से कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि आर्टिकल 32 इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको कहा गया है एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अब इतने राइट हमें मिले हुए हैं, तो अगर इन केस हमें अपने किसी फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज करना है, तो कौन करता है हमारे फंडामेंटल राइट में चेंजेस, किसके पास अथॉरिटी है, तो ये हमारी अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में क्या आता है, बिल आता है, फिर वो दोनों हाउस से पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, तब वो कोई हमारा प्रॉपर एक एक्ट बनता है ना, जो हम पे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये किसके पास अथॉरिटी है, बिल और एक्ट, बिल को एक्ट में चेंज करने की, पार्लियामेंट के पास। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अभी करवाया इवन, और आपको कहा भी था कि इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चलो बताओ, अब ये क्वेश्चन किस किस का करेक्ट है, नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। हैबियस कॉर्पस किससे डील करता है, टू हैव अ बॉडी, ठीक है। मैंडेमस, वी कमांड, प्रोहिबिशन, टू बी सर्टिफाइड, या फिर बाय व्हाट अथॉरिटी। टू बी सर्टिफाइड हमारा किसका था, सर सेरी का, यस। और प्रोहिबिशन हमारा किसका था, प्रोहिबिशन का, सॉरी प्रोहिबिशन का क्या था, ये अब आप बताओगे, बिकॉज ये देखो आपको मैंने बार बार कहा था कि ये आपको याद रखना है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा आना था टू फॉरबिड, बट हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू बी सर्टिफाइड। ये जो है हमारा दिया हुआ है किसका, सरसेरी का, सरसेरी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 20 हमने क्या किया था, आर्टिकल 20 हमारा क्या बताता है, ऑफेंस से बचाता है। आर्टिकल 20 हमने किया था ना, इसमें हमने 3 देखे थे, डबल जियोपार्डी एंड नो एक्स फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रीमेशन। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं है इसका पार्ट, ये बताना है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, सेल्फ इंक्रीमेशन भी है, डबल जियोपार्डी भी है, एक्सपेक्टो लॉ भी है। तो आंसर हमारा कौन सा नहीं है, दैट इज सी। नेक्स्ट देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। का क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये, चलो कोई नहीं, हम कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। वैसे ये हम फंडामेंटल ड्यूटी में करेंगे, बट अब हमें यहाँ पे आ ही गए क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है व्हाट इन जर्नल इलेक्शन, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पल, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें से जो हमारा नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, वो है हमारा जर्नल इलेक्शन। तभी तो कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, कुछ नहीं जाते, कोई समझता ही नहीं है उसे अपनी ड्यूटी, और हमारी ड्यूटी में ऐड भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पे ये बाउंडेशन नहीं है।
तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 30 of the Constitution of India does not define the term minorities. And second हमें दिया गया है the Constitution recognize only linguistic and religious minority. अब आपको बताना है दोनों सही है, एक सही है या दोनों सही है और इनका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि 30 आर्टिकल में माइनॉरिटीज की टर्म को डिफाइन नहीं किया गया, तो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, सेकंड में हमने दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है उन्हें लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो माइनॉरिटीज के बारे में ही बताया गया है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें देखो आर्टिकल 32 इसमें हमारी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, नहीं, ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 56 क्वेश्चन है हमारा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसे कहा जाता है, अब देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो इसे हम कहते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, देन वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली मीन्स सबसे पहले हमें प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने कर लिया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 32, ये हमारा हो गया है जी। तो इसका आंसर क्या है, यही था। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। कौन करेगा अमेंड फंडामेंटल राइट को, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो ये ऑलरेडी हमने कर चुके थे वैसे ये क्वेश्चन, बट यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा मोल्ड करके पूछा हुआ है। Which of the following writ can be issued by a high court to secure the liberty of individual? ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये भी हम कर चुके हैं ना। क्या था इसका आंसर, हाँ जी, तो बताओ क्या आंसर था इसका, आंसर था सी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं रिपीट। अब हमारे क्या थे, जितने क्वेश्चन थे हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने एंड तक ये सीरीज देखी है वो अपना थम्स अप करके जाना और अपना कमेंट भी करना कि हमने एंड तक देखा है। आपकी इतनी पावर कि आप इस सीरीज को देखने के लिए इतना टाइम बैठे, थैंक्स फॉर दैट। बट रिवाइज करते रहना, इससे क्या होगा, आप रिवीजन करोगे ना तो बाद में आपको ना कंसेप्ट इजीली याद रहेंगे। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे, आप एग्जाम में बैठोगे, आपको कंसेप्ट खुद बाय खुद याद आ जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है।